नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिश्रा आपका घटनाचक्र पूर्वावलोकन की एक अनोखी सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है और अब वर्ल्ड ज्योग्राफी आज से जो स्टार्ट हो रहा है ये बहुत कम लेक्चर 12-13 लेक्चर में ही हो जाएगा। ठीक है। और साथ में आप ये जो वीडियो सीरीज चल रही है इसको साथ में आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी जो कि अभी कंप्लीट हुई है कल उसको हम एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में भी लेकर आएंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और इंटरेस्टिंग तरीके से बनाने में मैं आपको आगे और भी अलग अलग टाइप के वीडियो और स्ट्रेटजी लाता रहूँगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो हमारा है। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जनरली अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले हम फिजिकल यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्स हो गया, प्लैनेट हो गया, यानी जो सेलेस्टियल बॉडी होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, सेलेस्टियल बॉडी जिसको हिंदी में खगोलीय पिंड कहा जाता है, कोई भी जो हमारे स्पेस में बॉडीज होते, चाहे वो प्लैनेट हो गए, स्टार हो गए, पल्सर हो गए, कोई भी चीज़ है जो यूनिवर्स से एसोसिएटेड होती है उनको सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। तो अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएँ तो यूनिवर्स, दोस्तों यूनिवर्स जो है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसकी ओरिजिन को कौन एक्सप्लेन करता है? तो जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी जो है वो यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है। ये थ्योरी दोस्तों जॉर्ज लेमैत्रे द्वारा दी गई थी और ये थ्योरी बताती है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो 15 बिलियन ईयर एगो इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इस थ्योरी के अनुसार पहले जब कुछ नहीं था तो एक पॉइंट मास में सब कुछ कंसंट्रेटेड था और वो इतना, चूँकि सारा मास जो है एक पॉइंट मास के अंतर्गत था, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर हुआ जिसके कारण उसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद कई सारे टुकड़े बने। इन्हीं टुकड़ों से ही स्टार बना है, प्लैनेट बना है और आप जो भी अंतरिक्ष में बॉडीज़ देखते हो वो सारी चीज़ें इन्हीं से बनी हैं। तो ये है बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद है जो दोस्तों हम रहते हैं एक प्लैनेट पे जिसका नाम है अर्थ। ठीक है। प्लैनेट जो होती किसी स्टार का चक्कर लगाती है, जैसे हमारी अर्थ सन का चक्कर लगा रही है और कई सारे स्टार मिलके एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। तो हम जिस गैलेक्सी के पार्ट हैं, यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है, सन और अर्थ जिस गैलेक्सी का पार्ट है उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है मिल्की वे। तो मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? स्पाइरल होता है, स्पाइरल शेप का होता है। आप जानते हो स्पाइरल बाइंडिंग कराते हो, तो बिल्कुल उस टाइप से स्पाइरल शेप का है ये स्किन। उसके बाद है टाइम टेकन बाय सन टू रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। दोस्तों, जो सन है वो हमारे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है? तो जो सन, हमारा जो स्टार है, वो हमारे गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर के अराउंड चक्कर लगाने के लिए 25 करोड़ साल लेती है। कितना साल लेती है? 25 करोड़ साल लगती है, जिसी को कॉस्मिक ईयर भी कहा जाता है। उसके बाद किसी कलर का स्टार क्या बताता है? तो दोस्तों, किसी स्टार का जो कलर होता है वो टेम्परेचर बताता है, उसका ताप बताता है। आप देखते होंगे कि कुछ स्टार जो है ब्राइट चमकते हैं, कुछ डिम चमकते हैं। तो जो ब्राइट चमकते हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हमें पता है कि स्टार के अंदर जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लिमिट बियॉन्ड व्हिच स्टार सफर्स इंटरनल कोलैप्स इज कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट। दोस्तों, चंद्रशेखर जी जो थे वो इंडिया के एक साइंटिस्ट थे जो यूएसए में रह के रिसर्च, जो यूरोपियन यूनियन में भी और यूएसए में, इन दोनों कंट्री में मिलकर रिसर्च किया था। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि अगर कोई भी अगर स्टार है उसका जो मास है, अगर उसका मास जो है सन के मास से 1.44 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है तो वो स्टार क्या कर जाता है? कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, यानी वो उस स्टार में क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। तो द लिमिट बियॉन्ड व्हिच स्टार सफ़र इंटरनल कोलैप्स, ऐसी लिमिट को क्या कहा जाता है? जो कि चंद्रशेखर जी के नाम पे ही है, तो चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। और चंद्रशेखर लिमिट होता कितना है? ये सोलर का मास जो होता है उसका 1.44 टाइम्स होता है। ठीक है। तो चंद्रशेखर लिमिट क्या है? मैक्सिमम मास ऑफ अ व्हाइट ड्वार्फ स्टार। द मास चंद्रशेखर लिमिट इज़ द
इज द मास लिमिट एबव विच आ स्टार विल अल्टीमेटली कोलैप्स इनटू अ ब्लैक होल आर न्यूट्रॉन स्टार। तो अगर किसी भी स्टार का मास जो है वो चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, यानी 1.44 इंटू सोलर मास से ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें विस्फोट हो जाएगा, कोलैप्स, अल्टीमेटली वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा और किसी ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों जब एक तारा मरता है, जब एक स्टार डाई होता है, तो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है चंद्रशेखर, जो चंद्रशेखर जी थे, ही वॉज द फर्स्ट मैन हु टेल अबाउट द ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था, एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है, बताया था, तो वो चंद्रशेखर जी थे। और इस काम के लिए उनको 1983 में नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का मिला था फॉर हिज वर्क ऑन इवोल्यूशन ऑफ स्टार। तारों की उत्पत्ति के बारे में बताने के लिए उनको 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद है सेलेस्टियल फिनोमेना अकरिंग ड्यू टू स्टार। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि स्टार के कारण प्राप्त होने वाली जो सेलेस्टियल फिनोमेना है, यानी खगोलीय परिघटना है, उसको क्या कहा जाता है, तो ब्लैक होल जो है वो स्टार से रिलेटेड होता है। उसके बाद ब्लैक होल थ्योरी वाज प्रोनाउंस बाय। तो दोस्तों ब्लैक होल थ्योरी जो थी वो किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी, मतलब फर्स्ट टाइम किसने उसके बारे में बताया था, तो एस चंद्रशेखर जी ने बताया था। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लैक होल वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय एस चंद्रशेखर। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि ब्लैक होल के बारे में पहली बार जानकारी किसने दी थी, तो एस चंद्रशेखर जी ने दी थी। उसके बाद असर्शन है कि अ ब्लैक होल कैन नॉट सीन बाय टेलीस्कोप। एक ब्लैक होल जो होता है उसको टेलीस्कोप की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, और रीज़न क्या दे रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इन ब्लैक होल इज सो स्ट्रांग दैट इट डजेंट अलाउ एनी रेडिएशन इवन लाइट टू एस्केप। तो ये बिल्कुल सही है कि ब्लैक होल जो होता है बिल्कुल सिकुड़ के इतना कंसंट्रेटेड हो जाता है कि उसका, कि मतलब आप पढ़ते हो ना कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो आयतन कम होता जाता है तो उसका द्रव्यमान इतना अधिक हो जाता है कि अब द्रव्यमान अधिक होने से कारण उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना न्यूटन्स F=G m1m2/r²। तो मास ज़्यादा होने के कारण उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा हो जाता है, और इतना अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका कि हल्की से हल्की चीज़ को भी अपने अंदर खींच लेता है, यानी इवन लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। तो हमें पता ना कि कोई चीज़ हम तब देख पाते हैं जब हमारी आंखों से जाने वाली लाइट उस वस्तु पर पड़ती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के रेटिना पे आती है, लेकिन ब्लैक होल हमारी आंखों से जाने वाली लाइट को ऑब्जर्व ही कर लेगा, तो दिखाई कहाँ देगा। तो इसीलिए इसका नाम भी ब्लैक होल है। क्योंकि दोस्तों काला कलर क्या होता है, ब्लैक कलर क्या होता है, जब हम ब्लैक कलर को देखते हैं तो ब्लैक कलर ब्लैक क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ब्लैक कलर हमारी आंखों से आने वाली लाइट को टोटली ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये करेक्ट है, और आर जो उसका जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, उसके बाद ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, यूपीएससी प्रीलिम्स का, कि टर्म्स लाइक इवेंट हॉरिजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल किससे संबंधित हैं, तो दीज आर एसोसिएटेड विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स से संबंधित है ये। उसके बाद सुपरनोवा क्या होता है दोस्तों, अभी हमने बताया कि सुपरनोवा इज अ डाइंग स्टार। जब कोई स्टार डाई करता है तो ब्लैक होल या सुपरनोवा बनता है। सुपरनोवा इज अ लार्ज एक्सप्लोजन एट द एंड ऑफ अ स्टार्स लाइफ साइकिल। एक स्टार की जब लाइफ साइकिल ख़त्म होती है तो जो लार्ज एक्सप्लोजन यानी जो लार्ज विखंडन होता है, विस्फोट होता है, उसी को क्या कहा जाता है, सुपरनोवा कहा जाता है। तो सुपरनोवा इज अ डाइंग स्टार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों विभिन्न तारों के द्वारा बनी गई आकृतियों को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, और स्पेस में 88 कॉन्स्टिलेशन माना जाता है कि है। उसके बाद है पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये पूछा गया था ऑप्शन में कि ये क्या है, तो ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, जो क्वासर होता है उसकी जो ल्यूमिनोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और पल्सर क्या होता है, पल्सर एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड होता है जो रेगुलरली रेडियो वेव्स के पल्सेस को इमिट करता है, और इन पल्सेस को इमिट करने के कारण इसका नाम क्या हो गया है, पल्सर हो गया। और ब्लैक होल तो आप जान ही गए अभी क्या होता है। ठीक है, तो पल्सर
ब्लैक होल एंड क्वासर आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बट ब्रिटल स्टार इज नॉट अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ये क्या है कि स्टार फिश है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया था और पूछा था इसमें में से कौन सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ब्रिटल स्टार नाम से ऐसा लग रहा है कि कोई स्टार तारा है, पर ये क्या है, एक्चुअल में एक स्टार फिश की एक कैटेगरी का नाम है, मतलब स्टार फिश का एक वैरायटी है। उसके बाद आ ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन अ पार्टिकुलर शेप क्या कहलाते हैं। तो अभी हमने बताया कि कई सारे तारों का एक समूह जो किसी एक पार्टिकुलर शेप को जन्म देता है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। जैसे आपने एक बचपन में कहानी सुनी होगी सप्तऋषि वाला, 7 तारे मिलके एक ऋषि की आकृति में एक वो बनाते हैं, शेप बनाते हैं। उसके बाद है अ पर्सन इन स्पेस, एक व्यक्ति जो अंतरिक्ष में है उसको स्काई कैसा दिखेगा। तो अ पर्सन इन स्पेस विल सी स्काई इज ब्लैक नॉट ब्लू, उसको आसमान जो है काला दिखेगा ना कि नीला दिखेगा। और उसको जो स्टार तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नहीं नज़र आएंगे, ट्विंकलिंग नहीं होंगे। क्यों? देखो दोस्तों, ये जो दोनों ही घटनाएं होती हैं वो एटमॉस्फेयर के लेयर्स में लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग के कारण होती है। आप पढ़ते हो फिजिक्स में, आप पढ़ते ही हो। तो जो पर्सन स्पेस में है यानी वैक्यूम में आ गया, वहाँ पे एटमॉस्फेयर है नहीं, तो वहाँ पे ये सब लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ये सब चीज़ें होंगी नहीं, तो इसलिए उसको आसमान ब्लैक का ब्लैक दिखाई देगा। और तारे हमें चमकते तो इसीलिए दिखाई देते हैं ना, क्योंकि वो उनकी लेयर्स में पड़ के जो सनलाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है और स्कैटर होती रहती है। उसके बाद लाइट ईयर क्या है दोस्तों। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडी। जो खगोलीय पिंड हैं चूँकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी होती है, तो इसीलिए उनके बीच की दूरी को किलोमीटर, मीटर में तो कभी व्यक्त ही नहीं कर पाते। पता चला मीटर में लिखने लगे तो 4 किलोमीटर तक डिस्टेंस ही लिखते रहेंगे उनके। तो इसीलिए इनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर यूनिट का यूज किया जाता है। लाइट ईयर का मतलब दोस्तों ये है कि लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, यानी लाइट कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जो है वैक्यूम में जितना दूरी तय करती है उसको एक लाइट ईयर कहते हैं। तो ऐसा नापा गया है कि लाइट जो है वो एक साल में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, तो एक लाइट ईयर की वैल्यू क्या होगी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। हमें बस ये ध्यान रखना है कि यह एक डिस्टेंस यानी दूरी का मात्रक है। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि टाइम का जो नेचुरल यूनिट यानी प्राकृतिक मात्रक टाइम का कौन सा नहीं है। तो ट्रॉपिकल ईयर दोस्तों है ही। ट्रॉपिकल ईयर एक ईयर के ट्रॉपिक्स में एक ईयर को मापने के लिए। लूनार मंथ भी होता है, चंद्रमा के द्वारा तय किया गया एक मंथ होता है। डे भी हम कहते हैं ना कि कितने दिन में कर दोगे, आप तो कहते हैं कि 20 दिन में, 10 दिन में। तो डे भी एक टाइम का मात्रक, बट स्टैंडर्ड टाइम जो है वो टाइम का नेचुरल यूनिट नहीं है। नेचुरल यूनिट मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है कि जो प्रकृति के जो खगोलीय पिंड है, स्टार, तारे, सैटेलाइट, इनके द्वारा मोशन से नापा गया यूनिट है। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम तो हम अपना खुद बनाते हैं ना। आप पढ़ते हो कि ग्रीनविच मीन टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST है। तो ये सब कोई नेचुरल यूनिट टाइम के नहीं है। ठीक है, नेचुरल यूनिट का मतलब क्या, प्रकृति के जो सेलेस्टियल बॉडी उनके मोशन और इन सब से एसोसिएटेड टाइम। ठीक है, तो डे हम जानते हैं अर्थ का अपने एक्सिस पे रिवोल्यूशन से मापते हैं। लूनार मंथ लूनार के यानी मून के द्वारा तय किया गया मंथ में डिस्टेंस। ट्रॉपिकल ईयर मतलब ट्रॉपिक्स की ईयर में। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम है। उसके बाद है इफ़ एन ऑब्जर्वर इज एट इक्वेटर स्टार विल सीन राइजिंग परपेंडिकुलर टू हॉरिजन। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो इक्वेटर पे खड़ा है तो उसको तारा जो है क्या दिखेगा, उसको हॉरिजन के यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर दिखेगा। ये बिल्कुल सही है। आप देखते होंगे कि सुबह के समय जो सूर्य है, अगर आप कभी हिल एरिया में जाओगे तो सूर्य क्या लगेगा, आपको लगेगा कि नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब लगता है ऐसा, और हमें तो सब कुछ पता ही है कि कौन कहाँ पे है। उसके बाद पोल स्टार जो है दोस्तों वो किस डायरेक्शन में है। तो पोल स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन में है। प्राचीन काल में लोग पोल स्टार को देख के ही दिशाओं का ज्ञान करते थे। उसके बाद है ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ पोल इज कॉल्ड सप्तऋषि। दोस्तों 7 तारों का वह समूह जिसके द्वारा पोल स्टार के डायरेक्शन का पता चलता है उसको क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया था कि ये 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा था कि कौन इसमें स्पेस टर्मिनोलॉजी नहीं है, मतलब कौन स्पेस से संबंधित नहीं है। तो टेलीमेट्री, सिसलुनार, वेटलेसनेस, बाइट। तो दोस्तों बाइट हमें पता है, बिट और बाइट कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है, जबकि टेलीमीटरिंग जो है दूर की वस्तुओं के मेजरमेंट के लिए यूज होता है। सिसलुनार में लूनार लगाई है मार्स, तो ये भी स्पेस टर्मिनोलॉजी है। एंड वेटलेसनेस तो हम जानते हैं कि भारहीनता भी वे स्पेस से संबंधित टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्स वाला फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। उसके बाद अब आता है हमारा सोलर सिस्टम चैप्टर। तो दोस्तों सोलर सिस्टम का मतलब क्या है कि जो हमारा स्टार सन है और उससे एसोसिएटेड प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटर्स, मेटेओराइट्स, ये सारी चीज़ें। तो सोलर सिस्टम का मतलब ये होता है सौर परिवार, मतलब सन और सन से एसोसिएटेड जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन पे कि हमारे यूनिवर्स का एज बिग बैंग थ्योरी बताया है कि 15 बिलियन ईयर एगो है। और लेकिन जो हमारा सोलर सिस्टम बना है, यानी जो सन और उससे एसोसिएटेड जो ग्रह बने हैं और जो उससे एसोसिएटेड सैटेलाइट यानी वो उपग्रह जो बने हैं, ये सोलर सिस्टम का एज दोस्तों कितना है, 4.6 बिलियन ईयर एगो। तो हमें याद रखना है कि जो यूनिवर्स बना था 15 बिलियन ईयर एगो बना था, लेकिन जो सोलर सिस्टम बना है यानी जो अर्थ को बनने में या फिर सन के बनने में जो टाइम हो 4.6 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद ये सारे प्लानट जो हमारे 8 प्लानट हैं, उनका सन के डिस्टेंस के हिसाब से, यहाँ पे मैंने एक मैप के थ्रू एक अच्छे डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। 8 प्लानट कौन है हमारे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और नेपच्यून के बाद आता हमारा क्यूपियर बेल्ट आता है, ठीक है। तो ये जो चारों प्लान सन से डिस्टेंस के हिसाब से हैं, मरकरी फर्स्ट पे है, जो मार्स हमारा 4th प्लेस पे है, और मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। दोस्तों एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है कि मार्स और जुपिटर ग्रह के बीच में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, जो ग्रहों के साथ साथ ये भी सन का चक्कर लगाते रहते हैं, तो इनको एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। तो एस्टेरॉयड जो बेल्ट है उसके लेफ्ट साइड में जो चारों प्लैनेट हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ का इनका जो सरफेस होता है वो हार्ड अर्थ की तरह होता है, टेरेस्ट्रियल टाइप का होता है, जबकि एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर के चारों प्लैनेट को जोवियन प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, या आउटर प्लैनेट कहते हैं। तो इसको याद आप रख सकते हो ऐसे, जो एनसीईआरटी में ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये सन से दूरी के हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद है, ये जो 4 चीज़ें दी हैं इसमें पूछ रहा है कि कौन सोलर सिस्टम से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों एस्टेरॉइड्स तो सोलर सिस्टम से संबंधित है। हमने अभी बताया सोलर सिस्टम का मतलब क्या है, सन और उससे एसोसिएटेड जो भी ग्रह, उपग्रह और पत्थर के टुकड़े जो उसका चक्कर लगा, तो एस्टेरॉइड्स जो है वो ग्रह के बीच में सोलर सिस्टम का पार्ट है। कॉमेट्स भी क्या होते हैं दोस्तों, कॉमेट्स भी जो होते हैं वो सोलर सिस्टम में आ जाते हैं, मतलब बाहर के पिंड होते हैं लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं सोलर सिस्टम। और प्लैनेट्स तो हैं ही सोलर सिस्टम के पार्ट, लेकिन जो दोस्तों नेबुला होता है, नेबुला सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता, ये नेबुला क्लाउड्स होते हैं जो बाहर में बनते हैं। तो नेबुला डजेंट बिलोंग टू सोलर सिस्टम, जबकि सन, प्लैनेट, एस्टेरॉयड, कॉमेट, मेटेराइट्स, ये सारी चीज़ें सोलर सिस्टम से एसोसिएटेड हैं। दोस्तों पोलैंड के जो कोपरनिकस जी थे, उन्होंने 1500 ईस्वी में ही बता दिया था कि जो सन है वो सेंटर पर है और जो अर्थ है वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो कोपरनिकस वाज द फर्स्ट हु सेड दैट सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने पहली बार बताया था कि सन जो है सोलर सिस्टम के केंद्र पे है और जो ग्रह हैं और जो पृथ्वी है वो उनका चक्कर लगा रही है। तो कोपरनिकस जी ने बताया था। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट है, मैंने कई सारे क्वेश्चन को यहाँ पे एक में ही मर्ज कर दिया है। जैसे फर्स्ट क्या है, द अर्थ इज़ द डेंसेस्ट एमंग ऑल प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। दोस्तों जितने भी हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट हैं, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, तो अर्थ का घनत्व है, 5.9 मीटर क्यूब है, कुछ ऐसे ही, अभी आगे आएगा शायद ये। तो अर्थ का जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा हार्ड कौन है, अर्थ है। उसके बाद है
दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि सन कंप्राइजेज नियरली 99.8% मास ऑफ सोलर सिस्टम। दोस्तों जितना भी सोलर सिस्टम है हमारे, यानी जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, एस्टेरॉयड है, मीटरॉयड से मीटर है, उन सब ग्रहों का अगर टोटल मास देखें तो 99.8% मास तो केवल सन का है, यानी बाकी का जो 0.2% मास है वो उसमें सारे ग्रहों का मास है, सारे सैटेलाइट का मास है, जितने भी आप सेलेस्टियल बॉडी हैं सबका। ठीक है, उसके बाद तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सन का जो डायमीटर है दोस्तों, सन का जो व्यास है, सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के डायमीटर से 109 टाइम्स ज़्यादा है। तो डायमीटर ऑफ सन इज अबाउट 1099 टाइम्स अर्थ डायमीटर। तो ये हमें याद रखना है कि सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से 109 गुना है। सूर्य का जो मास है सोलर सिस्टम में 99.8% है। और प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन कंपोजिशन ऑफ अर्थ, दोस्तों अर्थ के कंपोजिशन में जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है वो कौन सा है, तो वो आयरन है। आप देखते हो कि जो हमारा इनर कोर है वो भी आयरन से बना है, आउटर कोर जो है निफे यानी निकिल और फेरस यानी आयरन से बना है, और अर्थ का क्रस्ट में भी जो है वो, अर्थ के क्रस्ट में जो है वो ऑक्सीजन प्रोडोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पे भी आयरन है। तो आयरन अगर हम ओवरऑल अर्थ में देखें तो पूरे अर्थ के अंतर्गत जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है वो तो आयरन है, लेकिन अगर क्रस्ट पे देखें तो ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद है प्लैनेट्स साइन दो दे आर नॉन ल्यूमिनस बॉडी। दोस्तों ग्रह जो हैं वो चमकते हैं जबकि वो एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी होते हैं। उसका क्या कारण होता है, तो क्योंकि जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट्स के ऊपर अपने प्लैनेट्स का अपनी कोई चमक, अपनी कोई लाइट, अपना कोई टेम्परेचर, अपना कोई एनर्जी का सोर्स नहीं होता है। ये तो सन का लाइट इन पे पड़ता है तो उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं और इस कारण ये चमकते हैं। तो प्लैनेट साइन दो दे आर नॉन ल्यूमिनस बॉडी बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित करते हैं, इस कारण जो प्लैनेट होता है वो चमकता है, जबकि यह एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, मतलब प्रकाश को उत्सर्जित करता नहीं है, ना करने वाला बॉडी है। फिर मैंने कई सारे क्वेश्चन को यहाँ पे मर्ज किया है कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है। दोस्तों फर्स्ट मरकरी है, प्लूटो छोटा था लेकिन 2006 से प्लूटो प्लैनेट रह ही नहीं गया, यह एक डॉर्फ प्लैनेट है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा जुपिटर बृहस्पति है, सन के नियरेस्ट प्लैनेट तो मरकरी है, हमने देखा ही था अभी। और ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है कौन सा है दोस्तों, ब्राइटेस्ट या हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, वीनस है, बुध है हिंदी में कहते हैं। और जो स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट कौन सा है दोस्तों, तो स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट वही प्लैनेट सबसे स्लो मूव करेगा जो सन से सबसे ज़्यादा दूर होगा। क्यों, क्योंकि उसका सन से ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होगा, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल करने के लिए उसको कम स्पीड की ज़रूरत होगी। तो जो प्लैनेट जितना सन के पास होगा उसका स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, और उसका आवर्तकाल यानी रिवोल्यूशन पीरियड भी उतना कम होगा। तो स्लोवेस्ट प्लैनेट जो होगा सबसे दूर वाला प्लैनेट होगा, यानी नेपच्यून होगा ड्यू टू लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। इसका जो 165 ईयर में जो है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। उसके बाद है डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ साइज। दोस्तों जो 8 प्लैनेट है उनके साइज का डिक्रीजिंग आर्डर क्या है, तो सबसे बड़ा प्लैनेट तो हमारा जुपिटर है, ये तो हमने देखा। तो जुपिटर के बाद जो लास्ट 4 प्लैनेट हैं वो साथ में आ जाते हैं। तो जस्ट सर्व अस नट्स, यानी जुपिटर सबसे बड़ा है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, और फिर इधर उल्टा स्टार हो जाएगा, इधर से अर्थ आएगा, फिर वीनस आएगा, फिर मरकरी आएगा। ठीक है, तो अगर हम साइज वाइज देखें तो पृथ्वी जो हमारा ग्रह पृथ्वी है जिस पे हम लोग रहते हैं, इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, तो अर्थ जो है वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है, अर्थ में 5 लेटर हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो कि अर्थ जो है 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे बड़ा जुपिटर है, सबसे छोटा मरकरी है। उसके बाद दोस्तों जो जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स ग्रह हैं, ये इनमें मेन कौन कौन सी गैस हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन आर द मेन गैसेज प्रेजेंट ऑन जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स। दोस्तों मार्स प्लैनेट पे मीथेन गैस काफ़ी मात्रा में है, इसीलिए
मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, हालांकि वो जो मार्स होता है वो MARSH वाला होता है। ठीक है, तो हम इसको याद रखने के लिए अपना एक ट्रिक ऐसे निजात कर सकते हैं। उसके बाद है गोल्डीलॉक्स जोन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब क्या होता है, किसी तारे के आसपास का ऐसा क्षेत्र जो पृथ्वी की तरह हो जिस पे लाइफ पॉसिबल होता है, उसको गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस दैट आर हैबिटेबल जोन अराउंड अ स्टार वेयर टेम्परेचर इज मॉडरेट फॉर सर्वाइवल ऑफ वाटर। तो मतलब जहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहे, पानी स्थिर रह पाए, क्योंकि जब पानी स्थिर रहेगा तभी वहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगा, तो वही ऐसा प्लैनेट अर्थ टाइप का प्लैनेट होगा। तो ऐसे प्लैनेट की खोज जो है वो गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है, मतलब जहाँ पे ये होगा। उसके बाद यहाँ पे एक लिस्टिंग दिया है कि मून क्या है दोस्तों। मून जो है वो एक सैटेलाइट है, यूरेनस जो है एक प्लैनेट है, मैरिनर जो है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, कृत्रिम उपग्रह है जो किस पे भेजा गया था, मार्स पे भेजा गया था। ठीक है, जो हमारा मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पे भेजा गया था मैरिनर। तो एम से रिलेट कर सकते हैं। और हेले क्या था दोस्तों, हेले एक कॉमेट था। उसके बाद जुपिटर यानी जो हमारा बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस सबसे बड़े ग्रह का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, तो दोस्तों जुपिटर का जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो गैनामेड है। तो गैनामेड जो है इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। जी से गैनामेड, जी से ग्रेटेस्ट। इट इज़ आल्सो लॉन्गेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। दोस्तों ये केवल जुपिटर का लार्जेस्ट सैटेलाइट नहीं है, बल्कि ये पूरे सोलर सिस्टम का अगर पूछे आपको कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, नेचुरल सैटेलाइट मतलब आर्टिफिशियल नहीं, तो इट इज़ द गैनामाइड। उसके बाद है नेपच्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन गैस रिंग्स। दोस्तों नेपच्यून जो जुपिटर, जो लास्ट के 4 ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों ग्रहों में रिंग होते हैं। लेकिन जो नेपच्यून का रिंग होता है वो किससे बना है, तो मीथेन गैस से बना है। ठीक है, और मार्स जो है हमारा यानी जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के दो नेचुरल सैटेलाइट, दो प्राकृतिक उपग्रह का क्या नाम है दोस्तों, तो ये नाम है फोबोस एंड डेमोस, यानी डीपी, फोमोस एंड डेमोस। मार्स के 2 क्या है, सैटेलाइट हैं। उसके बाद अब हमारा जो है वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये सोलर सिस्टम हो गया। तो अब हमारा कौन सा चैप्टर है, अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में जो हमारा पास में स्टार है। उससे पहले एक क्वेश्चन दिया है कि कौन से चारों ग्रहों में रिंग है। तो मैंने अभी बताया आपसे कि जो लास्ट वाले 4 ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, इन सब के पास ग्रह है, लेकिन जुपिटर का जो रिंग है, लेकिन जुपिटर का जो रिंग या छल्ला है वो दिखता ही नहीं। सैटर्न का जो रिंग या छल्ला है सबसे बेस्ट होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, और इसको पृथ्वी से ही भी देखा जा सकता है। और यूरेनस, नेपच्यून का भी जो है वो टेलीस्कोप वगैरह की सहायता से या स्पेस में देखा जा सकता है। तो सबसे बढ़िया रिंग किसका है, सैटर्न यानी शनि का है। उसके बाद है हाईएस्ट डेंसिटी एमंग ऑल प्लैनेट्स। दोस्तों सारे प्लैनेट में सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमने अभी बताया आपको कि अर्थ का है, और ये कितना है, तो ये 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर हम डेंसिटी के डिक्रीजिंग आर्डर में देखें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, अर्थ की है। उसके बाद अब वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जो हमारा आर्डर था, मरकरी, वीनस, फिर मार्स, फिर जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून एंड सैटर्न। तो ये आर्डर आप टॉप 3 भी याद रखेंगे तो भी आपका ऑप्शन में सही हो जाएगा। तो अर्थ आपको याद रखना है, अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो प्लैनेट सन के पास में होगा जितना, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर लिक्विड नहीं जमा हो पाएगा, बिल्कुल एकदम सॉलिड सरफेस रहेगा, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो मरकरी, वीनस एंड फिर मार्स आएगा, फिर जुपिटर आएगा। द सब्सटेंसेज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सन। दोस्तों जो सन हमारा सूर्य तारा है, इसके सेंटर पे कौन सा सब्सटेंस है, तो दोस्तों इसके सेंटर पे गैस है और प्लाज्मा है। प्लाज्मा हमें पता है इट इज़ द 4th मैटर ऑफ स्टेट, ठोस, द्रव, गैस के बाद चौथा जो इस
पदार्थ की जो चौथी स्थिति होती है वो प्लाज्मा की है। तो सन हो या कोई भी स्टार हो, उसके सेंटर पे क्या होता है, गैस होता है और प्लाज्मा होता है। गैस में वही हाइड्रोजन, हीलियम, यही सारी गैसेज होती हैं जिनके द्वारा हाइड्रोजन का है नाभ की संलयन होके और हीलियम बनता रहता है। उसके बाद है सोलर एनर्जी किसके कारण है दोस्तों, तो सोलर एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण है। आप बचपन से ये रिएक्शन पढ़ते आ रहे होंगे कि 1s2 + 1s2 = 2He4 + अल्फा पार्टिकल्स एमिट होता है। तो हाइड्रोजन नाभिक का संलयन होकर हीलियम बनता है और इसमें ये तारों के अंदर यही रिएक्शन होता है और इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होती है, जिससे जो हमें सनलाइट मिलती है। उसके बाद है डायमंड रिंग इज़ द फिनोमिना ऑब्जर्व ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन्स ऑफ टोटलिटी ट्रेल ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स। दोस्तों जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, यानी जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जब पूर्णतः ढक लेता है, मतलब कि जब पूरी तरीके से छा हो जाता है, तो उस समय जो है वो डायमंड रिंग की फिनोमिना बनती है। और ये कहाँ पे बनती है दोस्तों, ये जो हमारी टोटलिटी वाला ट्रेल होती है उसके चारों तरफ पेरिफेरल रीजन में। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम आया है कि जो सोलर इक्लिप्स यानी जो सूर्य ग्रहण है ये कब होता है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण का मतलब क्या हुआ, सूर्य ग्रहण का मतलब ये हुआ कि अर्थ पे सन की लाइट आ ही नहीं रही, मतलब सूर्य पे ग्रहण लग गया, मतलब सूर्य दिख ही नहीं रहा। तो दोस्तों सूर्य कब नहीं दिखेगा, जब सूर्य और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाएगी, तो चंद्रमा सूर्य से आने वाली सनलाइट को रोक देगी और वो सनलाइट अर्थ पे नहीं पहुंचेगी। तो सोलर इक्लिप्स कब होगा, सोलर इक्लिप्स तब होगा जब मून जो है कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। और इस दिन को क्या कहा जाता है, इस टाइम को कहा जाता है न्यू मून डे, यानी अमावस्या का दिन। ऑब्वियस है कि सूर्य ग्रहण हो गया, तो जब सूर्य पे ग्रहण लग गया तो फिर सनलाइट आएगी नहीं, तो उस समय अमावस्या वाली काली रात ही तो होगी। तो सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण अकर्स ऑन न्यू मून डे, यानी अमावस्या के दिन, क्योंकि लाइट नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। और मून कास्ट, इस केस में होता क्या है, मून जो है वो शैडो कास्ट करता है अर्थ के सरफेस पर, ठीक है। उसके बाद है टोटल और फुल सोलर एक्लिप्स जो है उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया है कि टोटल और फुल सोलर एक्लिप्स इज नॉट विजिबल ऑन एवरी पार्ट ऑफ अर्थ टुगेदर। कह रहा है कि टोटल या जो फुल सोलर इक्लिप्स है वो अर्थ के हर एक पार्ट पे क्यों नहीं दिखाई देता। तो उसका सिंपल सा कारण ये है कि जो मून है उसका साइज़ कम है, तो मून का साइज़ कम है तो सन से आने वाली पूरी लाइट को तो मून रोक नहीं पाएगा ना, क्योंकि अगर सन छोटा था मून बड़ा होता है तो सन से आने वाली सारी लाइट को रोक देता है। लेकिन आप इस इमेज को अगर ध्यान से देखो तो कितना बेहतरीन तरीके से मैंने बनाया है कि सन से आने वाली लाइट को केवल उन्हीं लाइट को मून रोक पाएगा जितना मून का क्रॉस सेक्शन का एरिया है। तो चूँकि अर्थ जो है मून से बड़ा है, तो इसीलिए मून वाले जितना क्षेत्र होगा अर्थ में वहीं पे ही तो टोटल सोलर इक्लिप्स होगा, बाकी के क्षेत्रों में नहीं होगा। तो बाकी के क्षेत्रों में सूर्य दिखाई पड़ेगा। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि टोटल सोलर इक्लिप्स इज नॉट विजिबल ऑन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ टुगेदर बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज शैडो ऑफ मून ऑन अर्थ एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ। तो चूँकि अर्थ की तुलना में इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया छोटा होता है, तो इसलिए छोटे एरिया पे ही केवल सन की लाइट को रोककर छाया उत्पन्न कर पाता है। उसके बाद है सन से हालो। दोस्तों सन के चारों तरफ आप कभी कभी देखते हो, जैसे कोई भगवान आप देखते हो तो भगवान के पीछे एक हालो बना होता है, लाइट का एक गोला बना होता है। उसी तरीके से सन के चारों ओर भी एक हालो दिखाई पड़ता है। तो उसका कारण क्या होता है, तो दोस्तों उसका कारण ये होता है कि लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में आइस के छोटे छोटे कण होते हैं तो वहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट करती है और सन का एक हालो बनता है। उसके बाद है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो क्या है। तो दोस्तों 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो अर्थ और सन के बीच में एवरेज डिस्टेंस होती है। ये यही पूछेगा सिंपली कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, जो कि डिस्टेंस की एक यूनिट है, किन दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच की दूरी है। तो दोस्तों हमारा जो ग्रह पृथ्वी है
और हमारा जो स्टार था सूर्य है, तो स्टार और प्लैनेट यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज दूरी होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। दोस्तों एवरेज क्यों है? क्योंकि जो अर्थ और सन के बीच जो दूरी है कांस्टेंट थोड़ी ना रहती है। आपको पता होगा कि जो सन होता है, जो सन के चारों ओर अर्थ जो है वो एक्लिप्स के आकार की यानी दीर्घवृत्त के आकार की चक्कर लगाती है, ना कि एक सर्कुलर आकार की। अगर सर्कुलर आकार में अगर यानी अर्थ का जो रिवोल्यूशन का पाथ है सर्कुलर होता है तो अर्थ से डिस्टेंस सेम होता है, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे सर्किल के सेंटर पे सन हो जाता है और उसके चारों ओर सरकमफ्रेंस पे अर्थ घूमती रहती। लेकिन एक्चुअली ये जो इसका अर्थ का जो रिवोल्यूशन पाथ होता है वो दीर्घवृत्त यानी एक्लिप्स के आकार का होता है। तो इसीलिए कभी सन जो है वो अर्थ के पास में होता है जिसको पेरीहिलियन कहते हैं, और कभी सन जो होता है वो अर्थ से बहुत दूर होता है, इसको अपहेलियन कहते हैं। तो इसीलिए ये दूर और पास दोनों होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस की बात की गई है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की मात्रा क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। तो 149.6 मिलियन किलोमीटर या 150 × 10⁻⁶ किलोमीटर होता है। तो ये पूछा गया था एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है। तो ये होती है 150 मिलियन किलोमीटर या 149.6 एग्जैक्टली मिलियन किलोमीटर। उसके बाद पूछ रहा है कि अर्थ जो है सन के सबसे पास कब होता है। तो दोस्तों अर्थ जो है सन के जब सबसे पास होता है उस फिनोमिना को पेरीहिलियन कहते हैं। पेरी मतलब पास, नियर, एंड हिलियन मतलब अर्थ से, वो सन से रिलेटेड। तो जब अर्थ सन के पास होती है तो ऐसे फिनोमिना को पेरीहिलियन कहते हैं। और ये 3 जनवरी को अकर होता है। 3 जनवरी को अर्थ जो है वो सन के सबसे पास होती है, और 4 जुलाई को अर्थ जो है वो सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है, इसको अपहेलियन कहते हैं। आप अगर एक दीर्घवृत्त का आकार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दीर्घवृत्त के जो सेंटर होता है उसके एक समय ऐसा होता है कि उसके सरकमफ्रेंस से बिल्कुल पास होता है, और एक समय होता है जो सबसे दूर होता है। उसके बाद ये तो हमने अभी देख ही लिया कि सन का जो साइज है वो अर्थ के साइज से 109 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, उसके बाद है अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछ रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि अर्थ जो है रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिजल्टिंग सीजनल चेंजेज। जो पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रोटेट करती है उसके कारण सीजनल चेंज होता है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है कि अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड सन रिजल्टिंग डे एंड नाइट। जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिजॉल्व करती है, परिक्रमण करती है, इसके कारण दिन और रात होता है। तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है वो रिवर्स कर दिए गए हैं। दोस्तों दिन और रात जो होता है वो अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेशन के घूर्णन रोटेशन के कारण होता है वेस्ट टू ईस्ट। जबकि जो सीजनल होता है, सीजनल मतलब थ्रू आउट द ईयर, तो थ्रू आउट द ईयर ही तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है, घूर्णन करती रहती है। तो सीजन जो होता है वो रिवोल्यूशन के कारण होता है, सीजनल चेंज। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें रोटेट का ऑप्शन को रोटेट करके स्प्रिंट से गलत कराने की कोशिश की गई थी। उसके बाद अब हमारा आ गया, अब एक एक प्लैनेट को हम पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है मरकरी। दोस्तों मरकरी जो है दोस्तों इंडिया के जो हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के जो फर्स्ट 2 प्लैनेट्स यानी जो मरकरी और वीनस यानी जो फर्स्ट 2 प्लैनेट्स हैं मरकरी एंड वीनस जो है इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। बाकी के जितने प्लैनेट हैं उनके पास अपना सैटेलाइट है। तो स्टार्टिंग के जो 2 प्लैनेट्स हैं मरकरी एंड वीनस दे हैव नो सैटेलाइट। यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट की बात चल रही है, ऐसे सैटेलाइट की नहीं बात की जा रही जो आर्टिफिशियल है, जिसको नासा या इसरो ने भेज दिया है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा है कि क्लोजर अ प्लैनेट टू सन स्ट्रॉन्गर द सन्स ग्रेविटेशनल पुल
इम्प्लाई प्लानट मूव्स फास्टर। तो यही मैंने आपको बताया था कि जो ग्रह सूर्य के जितना पास होगा सूर्य का आकर्षण बल उतना ही तेज होगा। तो इस आकर्षण बल को कैंसिल आउट करने के लिए उस प्लानट को सूर्य के चारों तरफ उतनी ही तेज़ी से घूमना पड़ता है। तो इसीलिए जो मरकरी है वो बहुत तेज़ी से घूमता है, और जबकि नेपच्यून जो है बिल्कुल स्लोवेस्ट प्लानट है, सबसे धीरे धीरे मूव करता है। उसके बाद है विच प्लानट टेक्स द लीस्ट टाइम टू ऑर्बिट सन। तो ऑब्वियस है कि सबसे नज़दीक जो प्लानट होगा वही सबसे तेज़ घूमता है, तो मरकरी टेक्स लीस्ट टाइम टू ऑर्बिट द सन। उसके बाद यहाँ पे कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे द अल्बीडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विथ रिफ्लेक्टेड लाइट। दोस्तों अल्बीडो का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने ऊपर पड़ने वाले लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है तो अल्बीडो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई भी बॉडी जो है अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो जो बॉडी जितना लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी उसका अल्बीडो उतना ही ज़्यादा होता है। तो वही यहाँ पे कर रहा है कि द अल्बीडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन द विजुअल ब्राइटनेस। और हमें पता है कि जो चीज़ जितना लाइट रिफ्लेक्ट करेगी वो उतना ही ब्राइट दिखेगी। जैसे अब हमें ब्लैक लाइट ब्राइट क्यों नहीं दिखता, क्योंकि वो कोई लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, सब ऑब्जर्व कर लेता है। तो जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो आँखों से पड़ने वाले लाइट को तुरंतली रिफ्लेक्ट कर देगा, तो वो उतना ही ब्राइट यानी चमकीला दिखाई देगा और उसका अल्बीडो उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्बीडो का मतलब ही होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो द अल्बीडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विथ रिफ्लेक्टेड लाइट। जितना रिफ्लेक्शन होगा उतना ही उसका अल्बीडो होगा और उतना ही वो चमकेगा। दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि द अल्बीडो ऑफ मरकरी इज लेस देन अर्थ बिकॉज इट डार्क सरफेसेज ऑब्जर्व सनलाइट। सिंपल सी बात है, जो सरफेस डार्क होगा वो सनलाइट को क्या करेगा दोस्तों, वो सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। तो मरकरी एक टेरेस्ट्रियल प्लानट है, तो मरकरी सन के बिल्कुल पास है, तो और उसका सरफेस जो है वो ब्लैक कलर का है, तो इसीलिए वो अपने ऊपर आने वाले सारे लाइट को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और इसीलिए उसका अल्बीडो जो होगा बिल्कुल मिनिमम होगा। जबकि अर्थ का 70% भाग पे जल है और उस जल में ढेर सारे अंटार्कटिका आर्कटिक यहाँ पे बर्फ़ है, और बर्फ़ जो है सबसे बेहतरीन तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो अर्थ जो है चमकता हुआ प्लैनेट दिखाई देता है, क्योंकि 70% पानी से ही लाइट रिफ्लेक्ट होता रहता है। उसके बाद अब हमारा आ गया द वीनस, बुध ग्रह। तो दोस्तों बुध जो है वो हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ये हमने पढ़ाई। उसके बाद नेपच्यून जो है वो कोल्डेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद इवनिंग या मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है दोस्तों, तो जो वीनस होता है वीनस को इवनिंग या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी से देखा जा सकता है मॉर्निंग या इवनिंग में। उसके बाद प्लानट विच इज ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। दोस्तों अर्थ की जुड़वा बहन किस प्लानट को कहा जाता है, तो जो अर्थ के पास में यानी वीनस को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल। ये कह रहा है कि वीनस पर ह्यूमन लाइफ का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, और कारण क्या दे रहा है कि वीनस हैज़ अ एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर, और उसका कारण ये है कि वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मात्रा है। तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और आर ही ए का कारण है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ये एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपने आसपास के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा गर्म रखती है। अब चूँकि वीनस के पास इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसीलिए ये सारे सनलाइट को ऑब्जर्व करके रखती है और वीनस को एक आग का जलता हुआ गोला बना देती है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। और अगर आप इसी से लिंक कर पा रहे हो तो आप देख पा रहे होगे यही कारण है कि वीनस को ब्राइटेस्ट या हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की ह्यूज मात्रा होती है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आप ग्रीन हाउस गैस से संबंधित पढ़ते हो। उसके बाद है कि जो
मैजेलन जो स्पेस क्राफ्ट था वो कहाँ पे भेजा गया था दोस्तों? यूएसए ने भेजा था शायद। तो ये जो मैजेलन स्पेस क्राफ्ट है वो वीनस पे ही भेजा गया था। उसके बाद है एवरी प्लैनेट एक्सेप्ट यूवी, यानी यूरेनस एंड वीनस के अलावा हर एक प्लैनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है अर्थ की तरह, यानी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, केवल 2 प्लैनेट को छोड़ के यू एंड वी को। यानी सूर्य के चारों तरफ जो 8 प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं उसमें 2 प्लैनेट हैं जो क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, बाकी के दो प्लैनेट हैं जो क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहे हैं, बाकी के यूवी यानी यूरेनस एंड वीनस जो प्लैनेट हैं ये क्या कर रहे हैं, वेस्ट टू ये जो दोनों प्लैनेट हैं ये एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहे हैं। मतलब ये क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहे हैं, बाकी के सारे प्लैनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहे हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट। उसके बाद अर्थ। अब अर्थ के बारे में है तो सबसे फर्स्ट एक क्वेश्चन ये आता है कि अर्थ के बारे में किसने बताया था, कि सबसे पहले किसने बताया था कि अर्थ जो स्फेरिकल शेप का है? तो अरिस्टोटल जो एथेंस के फिलोसफर थे, ही वाज द पर्सन हु फर्स्ट टोल्ड दैट अर्थ वाज स्फेरिकल, मतलब अर्थ जो है वो स्फेरिकल का शेप का है। इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म द साइंटिस्ट नेम ऑफ अर्थ। दोस्तों ऑर्गेनिज्म के टर्म में अगर हम देखें तो जो साइंटिफिक नेम अर्थ का जो साइंटिफिक नाम है उसको क्या कहा जाता है? अर्थ को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। आपको पता होगा कि अर्थ पे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, जिसके कारण यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव करते हैं, और इसी कारण अर्थ को इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीन प्लैनेट यानी हरा ग्रह कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है अर्थ का डायमीटर कितना है? दोस्तों अर्थ का जो डायमीटर है वो जो है अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर के आसपास है। तो डायमीटर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो लगभग 12800 किलोमीटर आता है। उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस ऑन अर्थ टू अनदर प्लेस ऑफ हाई लेटीट्यूड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज। दोस्तों लेटीट्यूड क्या होता है कि अर्थ के हॉरिजॉन्टल वाली इमेजिनरी लाइंस होती है, जैसे 0 डिग्री लेटीट्यूड इक्वेटर होता है, 23.5 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ का हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा होता है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ वाला जो होता है वो मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम अर्थ के लेटीट्यूड जो अर्थ का जो लेटीट्यूड है एक प्लेस से हाई लेटीट्यूड की तरफ जाएंगे, यानी इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाएंगे तो एक बॉडी का जो वेट होता है वो इंक्रीज होता है। ये बिल्कुल ही सही ऑप्शन है, और उसका कारण ये होता है कि अर्थ जो है परफेक्टली स्फीयर नहीं है बल्कि जियोइड शेप का है। तो जियोइड शेप के होने के कारण जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं हम अर्थ के सेंटर के नज़दीक आते जाते हैं, क्योंकि अर्थ का जो सेंटर है वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा दूर होता है, और जैसे जैसे और अर्थ का जो सेंटर है पोल के सबसे पास होता है। तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं हम अर्थ के सेंटर के नज़दीक जाते हैं, और अर्थ के सेंटर के नज़दीक जाने के कारण हमारे जी की जो वैल्यू है वो क्या करती रहती है, बढ़ती रहती है, और वेट जो होता है W = mg होता है। तो जी बढ़ने के कारण उस वस्तु का वेट भी बढ़ने लगता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और आर ही जो है ए को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो इक्वेटर पर मिनिमम होता है और पोल पर मैक्सिमम होता है। ये हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। उसके बाद जब मैं फिजिक्स वाला आपको घटना चक्र जब मैं फिजिक्स साइंस वाला घटना चक्र रहूँगा तो उसमें भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। उसके बाद है द फ्लूइड, उसके बाद लाइक द फ्लूइड कोर ऑफ अर्थ मून हैज़ आल्सो विस्कस लिक्विड कोर। दोस्तों हमें पता है कि अर्थ के 3 लेयर हैं, एक तो क्रस्ट है सबसे ऊपर वाला, उसके बाद मेंटल है, मेंटल के 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट हार्ड होता है और नीचे वाला पार्ट लिक्विड मतलब लिक्विड शेप का होता है। उसके बाद तीसरा पार्ट कोर होता है, कोर में इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है। तो जो आउटर कोर होता है दोस्तों वो क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो ये कह रहा है जैसे अर्थ का जो कोर है वो फ्लूइड है, उसी तरीके से मून है हमारा, जो चंद्रमा है उनका भी जो कोर है वो लिक्विड है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीपीसीएस में, लाइक द फ्लूइड कोर ऑफ अर्थ मून हैज आल्सो विस्कस लिक्विड कोर।
उसके बाद कह रहा है कि अ केमिकल एलिमेंट फाउंड इन अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट। दोस्तों हमने बताया था पहले भी कि अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है। लेकिन अगर हम ओवरऑल अर्थ में देखें, जो कि हमने फर्स्ट पेज पे ही देखा था, तो ओवरऑल अगर हम अर्थ में देखें तो सबसे ज़्यादा अबंडेंस आयरन का है, लेकिन अगर क्रस्ट पे देखें तो ऑक्सीजन का है। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। उसके बाद है टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ। दोस्तों सन से अर्थ तक आने में लाइट को कितना समय लगता है, 8 मिनट 17 सेकंड के आसपास। उसके बाद नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य ही है। उसके बाद है नियरेस्ट प्लानट टू अर्थ, अर्थ के सबसे नियरेस्ट तो हमारा कौन सा है, तो दोस्तों आप देखते हो जब आर्डर तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आता है। तो अर्थ के सबसे नज़दीक या तो वीनस हो सकता है या तो मार्स हो सकता है, लेकिन हम जो वीनस है वो जो है 41 मिलियन किलोमीटर दूर है, और जो मार्स है वो 78 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो अर्थ के पास में अर्थ के सबसे पास कौन सा प्लानट है, वीनस है। तो इसको याद ऐसे रख सकते हो कि अर्थ के नस में है वीनस। तो नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ अर्थ इज वीनस। उसके बाद है 1 रिवोल्यूशन ऑफ सन बाय अर्थ। दोस्तों सन का एक रिवोल्यूशन लगाने में अर्थ कितना दिन लगाता है, तो 365.25 डे, यानी 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट एग्जैक्टली लगता है। हमारा एक ईयर इसी से तो बनता है 365 दिन, और बाकी के जो 6 घंटा होते हैं वो 4 साल पे अरेंज करके एक लीप ईयर बना लेते हैं। तो एक रिवोल्यूशन लगाने में अर्थ को सन का कितना दिन लगता है, 365.25 दिन लगता है। इसी को हम लोग सोलर डे या ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं, जो भी आप आगे पढ़ा भी था हमने। उसके बाद है स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। दोस्तों हमें पता है कि सन के चारों ओर अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है, तो पूछ रहा है किस स्पीड से रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ के चारों ओर सन जो है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रिवॉल्व कर रही है, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ की 30 किलोमीटर पर सेकंड है। यानी आप सोचो कि हम और आप लोग अभी जो है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सन का चक्कर लगा रहे हैं। सोचो यानी 1 सेकंड में 30 किलोमीटर जा रहा है, कितना तेज़ है, यू कैन इमेजिन। उसके बाद है स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। दोस्तों अलग अलग प्लैनेट का अगर हम स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन देखें तो ऑब्वियस है, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो प्लैनेट अर्थ के जितना सन के जितना पास होगा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो उसी ऑर्डर में ये है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अर्थ का आपको याद रखना है कि 30 किलोमीटर पर सेकंड है। उसके बाद है डिस्टेंस कवर बाय अर्थ बाय रिवॉल्विंग इन 1 मिनट। दोस्तों 1 मिनट रिवॉल्व करने में अर्थ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है हॉरिजॉन्टल, तो वो लगभग 29 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। उसके बाद है इक्वाटोरियल सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। दोस्तों अर्थ का जो इक्वाटोरियल सरकमफेरेंस है वो लगभग कितना किलोमीटर का बनता है, तो वो लगभग यानी इक्वेटर का जो सरकमफेरेंस है अर्थ का वो कितना है, तो 40,000 किलोमीटर का है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज इंक्लाइंड एट एंगल, कितने एंगल पर, तो दोस्तों अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमेशा जो उसका एलिप्टिकल एक्सिस होता है उससे 23.5 डिग्री जो है वो झुका हुआ होता है। तो अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी पोलर एक्सिस इज ऑलवेज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 23.5 फ्रॉम एलिप्टिकल एक्सिस। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेज, इंक्लाइंड एट 11.5 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अर्थ। दोस्तों अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो एक्सिस होता है वो अर्थ की एक्सिस की तरह नहीं बिल्कुल एक सब जगह सेम डिस्टेंस पे और एक ही लाइन में है। इसका जो एक्सिस है वो बदलता रहता है। तो वही कह रहा है कि एक्सिस ऑफ अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस है वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होता है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है अर्थ का, जो नॉर्थ, हमें पता है कि अर्थ जो है एक चुंबक की तरह काम करती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी किसी चुंबक को हम सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में
ठहरता आके। तो अर्थ के ऐसा माना जाता है कि अर्थ के अंदर भी एक चुंबक है। तो उसी चुंबक के बारे में कह रहा है कि जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है आप अर्थ का, वो कहाँ पे है दोस्तों? ये जो कनाडा है, नॉर्थ कनाडा का जो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है वहाँ पे है। तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज एट क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड ऑफ नॉर्थ कनाडा। और जो साउथ पोल है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, वो कहाँ है? वो ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट में है। ठीक है। उसके बाद है अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर कहाँ से पास होता है? तो दोस्तों अर्थ के जो मैग्नेटिक का विषुवत रेखा है वो थुम्बा से पास होता है। थुम्बा वही जो इक्वाटोरियल लॉन्च प्लेस है इंडिया का, इसरो का बनाया हुआ। तो अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासेस थ्रू थुम्बा इन साउथ इंडिया। ये मैंने इमेज बनाया है, आप देख रहे होंगे कि इसका मैग्नेटिक इक्वेटर जो है एक सीधी लाइन नहीं होता बल्कि घूमता रहता है। तो ये थुम्बा से होके पास होता है। तो यहाँ पे ये एक अच्छा ये लाइन हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए, थुम्बा वाली। बाकी तो हम भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है। पर हमें याद है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल कहाँ पे है? तो कनाडा के जो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है वहाँ पे है। और जो साउथ पोल है वो कहाँ पे है? दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया है उसके साउथ वेस्ट में है। उसके बाद यहाँ पे एक करेक्ट स्टेटमेंट और दिया है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स एवरी, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स एवरी फ्यू 100,000 ईयर। दोस्तों अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने अभी बताया, वो क्या होता है कि बदलता रहता है। तो वही कह रहा है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ 100,000 ईयर, हज़ारों सालों में क्या होता है? रिवर्स होता रहता है। दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। दोस्तों अर्थ की जब उत्पत्ति हुई थी 4.6 बिलियन ईयर अगो, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में केवल कार्बन डाइऑक्साइड था। उसके बाद वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म आए जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व किया और ऑक्सीजन बनाया। तो वही कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ओरिजिनेट हुए तब उन्होंने अर्थ के एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई किया। एक्चुअली में सबसे पहले अलगई आए थे और अलगई फोटोसिंथेसिस किए, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन रिलीज किए। अब जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया तो कई सारे जीव की उत्पत्ति हुई। तो ये वही कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अर्थ के एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई किया था, नहीं तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड ही था। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि When Earth was created, there was absence of free oxygen। तो ये हमने भी पढ़ा कि जब पृथ्वी बनी थी तब कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, केवल कार्बन डाइऑक्साइड था। इन कार्बन डाइऑक्साइड को अलगी नामक जो प्लांट था उसने फोटोसिंथेसिस किया और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन बनाया। उसके बाद नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि नॉर्दर्न एंड ऑफ अर्थ इज नॉर्थ पोल। ये बिल्कुल सही है कि अर्थ का जो बिल्कुल नॉर्दर्न एंड है वो नॉर्थ पोल है। अर्थ का जो एक्सिस है वो पैरेलल है। दोस्तों अर्थ की जो एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस है, वो बिल्कुल पैरेलल है। आप देखते हो कि अर्थ हमेशा जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई चलती है। तो उसी जहाँ भी जाते हैं उसका एक्सिस तो पैरेलल ही बना रहता है। आप इस इमेज से देख सकते हो इस चीज़ को, यहाँ पे जो मैंने बनाया है अर्थ एक्सिस और पैरेलल। उसके बाद क्या है 45 डिग्री लैटिट्यूड इज नॉट हाफ द लेंथ ऑफ इक्वेटर। अब ये एक बहुत ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको गलती करते हैं। जनरली हम देखें तो हमारा इक्वेटर 0 डिग्री होता है और नॉर्थ पोल 90 डिग्री होता है। तो हमें लगेगा कि 45 डिग्री बिल्कुल बीच का है, तो इसका जो लेंथ होगा वो इक्वेटर के लेंथ का होगा, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों अगर अर्थ जो है वो एक स्फीयर के शेप का होता है तब तो बिल्कुल 45 डिग्री पे जो इक्वेटर का आधा वहाँ पे होता है उसका लेंथ जो है, यानी उसका जो सरकमफेरेंस होता है। अभी हमने देखा था ना इक्वेटर का सरकमफेरेंस 40,000 किलोमीटर था। लेकिन अब चूंकि अर्थ जो है वो एक्लिप्टिकल शेप का है, यानी क्या है, वो एक दीर्घवृत्त के आकार का है, ठीक है, इलिप्टिकल शेप का है। तो इसी कारण जो 45 डिग्री लेटीट्यूड होगा वो इक्वेटर का हाफ लेंथ का नहीं होगा। तो 45 डिग्री लेटीट्यूड इज़ नॉट हाफ लेंथ ऑफ इक्वेटर बिकॉज अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर। ठीक है, अगर स्फीयर होता है तो बिल्कुल होता है। उसके बाद एक लास्ट करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि अर्थ स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन इज़ फास्टर इन पेरीहिलियन पोजीशन। ये कॉन्सेप्ट भी हमने आपको समझा ही दिया कि पेरीहिलियन का मतलब क्या है कि अर्थ जो है सन के बिल्कुल पास है। तो जब अर्थ सन के पास आ गया है तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया होगा। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल करने के लिए अर्थ को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो उसके चारों ओर रिवॉल्व कर पाएगा, नहीं तो आके सन पे गिर पड़ेगा।
ठीक है, हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा है फिजिक्स में। तो इसीलिए अर्थ स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है वो पेरिहिलियन में फास्टर हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और 3 जनवरी को अर्थ जो है वो बिल्कुल सन के पास होता है, तो इसलिए उस समय सन की वेलोसिटी सबसे उस समय अर्थ की वेलोसिटी जो है अर्थ जो है सन के सबसे पास है, तो इसीलिए अर्थ की जो वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद है कि कॉजेज ऑफ डे एंड नाइट। दोस्तों रात और दिन का कारण जो होता है अर्थ का रोटेशन होता है, ना कि रिवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब था अपने एक्सिस पे चारों ओर वेस्ट टू ईस्ट घूमना, और रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि परिक्रमण करना, यानी सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाना। तो सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाना अभी हमने देखा था, ये क्या था, ये था सीजन के परिवर्तन का कारण, जबकि डे और नाइट जो है वो रोटेशन के कारण होता है। उसके बाद है कि आर्यभट्टा वाज फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस अकाउंट्स फॉर डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन। दोस्तों आर्यभट्ट वो पहले साइंटिस्ट माने जाते हैं जो कि गुप्ता टाइम में पैदा हुए थे, जिन्होंने बताया था कि अर्थ का जो रोटेशन है यही कारण है कि जो सन जो राइज होता है और सेट होता है उसका कारण यही है, यानी सूर्य का जो उदय और अस्त होता है उसका कारण अर्थ का रोटेशन है। ये आर्यभट्ट ने ही पहले बताया था। उसके बाद सन रेज फॉल परपेंडिकुलर एट इक्वेटर ट्वाइस। दोस्तों इक्वेटर पर सन की रेज परपेंडिकुलर 2 दिन पड़ती है, वो 2 दिन इक्विनॉक्स वाला दिन होता है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सन की लाइट इक्वेटर पर सीधे परपेंडिकुलर पड़ती है। और इस दिन चूँकि सन की लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर टू इक्वेटर होती है तो बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल में बराबर हो जाता है, इसीलिए दिन और रात जो होते हैं बराबर होते हैं, और इस पोजीशन को ज्योग्राफी में इक्विनॉक्स कहते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर आपको याद रखना चाहिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। ये हमने सूर्य के परिक्रमण का जो 4 होते हैं वो बना दिया है। 22 दिसंबर को समर सॉल्स्टिस होता है, 21 जून को समर सॉल्स्टिस होता है, 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस होता है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है, यानी रात और दिन बराबर होते हैं। और जबकि जब ये समर सॉल्स्टिस 21 जून को जब समर सॉल्स्टिस होता है तो उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, और 22 दिसंबर को जब विंटर सॉल्स्टिस होता है तो उस समय दिन सबसे छोटा होता है, क्योंकि अब साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है कि सीजनल चेंजेस किसके कारण होते हैं। तो सीजनल चेंजेस एक तो आपने पढ़ लिया कि रिवोल्यूशन के कारण होते हैं, यानी अर्थ का सन के चारों ओर रिवोल्यूशन के कारण सीजनल चेंज होते हैं। दूसरा सीजनल चेंज का कारण जो है वो एक्सियल टिल्ट है, यानी अर्थ के एक्सिस का 23.5 डिग्री झुकना भी सीजनल चेंज का कारण है। क्योंकि दोस्तों जब अर्थ जो है अगर 23.5 डिग्री झुकेगी नहीं ना तो रात और दिन हर जगह बराबर ही होगा। तो झुकने के कारण जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आप पढ़ते हो, यानी सन की लाइट जो होती है वो कहीं पे पड़ती है कहीं पे नहीं पड़ती है, तो सीजन जो है वो वेरी करता रहता है। तो ये दोनों कारण हैं सीजनल चेंज का, एक तो सन का रिवोल्यूशन है और एक एक्सियल टिल्ट है यानी 23.5 डिग्री। ये दोनों कारण है, अगर आप एक टिक करोगे तो गलत हो जाएगा, अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो आपको दोनों टिक करना पड़ेगा। उसके बाद है इन समर सीजन, गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर एट एनी पॉइंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज मोर देन टेम्परेचर एट साउदर्न एट द सेम पॉइंट इन विंटर। और उसका रीज़न क्या है, इन विंटर सन लाइट बेंड्स मोर टूवर्ड द अर्थ सरफेस इन कंपेरिजन टू विंटर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पे सिंपली ये कह रहा है कि समर सीजन में किसी भी पॉइंट का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, उसी पॉइंट पे विंटर में सिंपल भी आता है, क्योंकि समर जब सीजन होता है तो सन की लाइट जो है ट्रॉपिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सन होता है यानी समर सॉल्स्टिस होता है तो सन की लाइट सीधे परपेंडिकुलर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पे पड़ती है। तो किसी भी स्थान पे वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन विंटर के टाइम पे सन की लाइट परपेंडिकुलर मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, तो स्लैंट लाइट, सन की स्लैंट लाइट यानी तिरछी किरण पड़ने के कारण वहाँ पे टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे एक है कि इफ़ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज रिड्यूस, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कम कर दी जाए तो 1 साल का जो ड्यूरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस है तब अगर सन पृथ्वी सन के पास आ जाएगी तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा सन का, तो अर्थ को स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ जाएगी। तो वही ये कह रहा। उसके बाद है द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डेजर्ट ऑन अर्थ इज मोर नियरली 23 डिग्री लेटीट्यूड। दोस्तों 23.5 डिग्री लेटीट्यूड पर डेजर्ट की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। वैसे तो ये चैप्टर ये जो क्वेश्चन है फिजिकल ज्योग्राफी डेजर्ट वाले चैप्टर में आना चाहिए, पर यहाँ पे आ गया है तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ डेजर्ट ऑन अर्थ जो होता है वो नियरली 23.5 डिग्री पे होता है। और उसका कारण क्या है, इक्वेटर पे सन की लाइट ज़्यादा तो होती है लेकिन वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, तो इक्वेटर पे बादल भी खूब बनते हैं, खूब बारिश भी होती है, तो वहाँ पे डेजर्ट के ऑप्शन बनते ही नहीं। लेकिन 23.5 डिग्री जो है वो कॉन्टिनेंट आ जाते हैं, तो कॉन्टिनेंट पे वहाँ पे जो है वो ट्रेड विंड पहुँच नहीं पाते हैं 23.5 डिग्री पे, और इसलिए वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। मतलब कि चाहे वेस्टर्न कोस्ट पे या ईस्टर्न कोस्ट पे। जैसे यहाँ पे रीजन दिया है सिचुएशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट, तो एक क्या कारण है डेजर्ट कैसे कैसे बनता है। एक तो होता है रेन शैडो एरिया के कारण डेजर्ट बनता है, मतलब कि कोई क्षेत्र जब पहाड़ के दूसरे साइड होता है, पिछले साइड होता है, तो वहाँ पे पानी कभी बरसता ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे लद्दाख है तो हिमालय के इस साइड में बारिश हो जाता है और लद्दाख ट्रांस हिमालय में पड़ता है, तो वहाँ पे कभी बारिश नहीं होता है, तो इसलिए लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है। उसके बाद दूसरा कारण डेजर्ट बनने का क्या होता है, वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। दोस्तों कॉन्टिनेंट का जो वेस्ट कोस्ट होता है, पश्चिमी तट होता है, जो ट्रेड विंड होती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होती है, वो अपने द्वारा जो पानी ले आती है ना, वो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट पे ही वो सारी बारिश कर देती है, और जब तक वेस्ट कोस्ट पे पहुँचती है तब तक उसमें कोई मॉइस्चर ही नहीं बचता है और इसलिए बारिश नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे भी क्या होता है, डेजर्ट बनता है। और तीसरा डेजर्ट बनने का कारण क्या होता है, मिड पार्ट, कॉन्टिनेंट का जो मिड पार्ट होता है वहाँ पे भी कभी बारिश नहीं होती, कॉन्टिनेंटली का इफेक्ट होता है, यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, डेजर्ट बन जाता है। जैसे गोबी डेजर्ट बिल्कुल एकदम इंटीरियर में है। ठीक है, तो ये सब कुछ कारण है डेजर्ट बनने का। उसके बाद दो स्टेटमेंट दिए हैं। एक कह रहा है कि मोस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च फ्रॉम अर्थ इन द ईस्ट डायरेक्शन। ज़्यादातर, सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो अर्थ पे ईस्ट डायरेक्शन में लॉन्च किए जाते हैं। और दूसरा का क्या कह रहा है कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड सो द सैटेलाइट अटेन द एस्केप वेलोसिटी मोमेंटम। तो दोनों स्टेटमेंट्स ये दोस्तों, हमें पता है कि जो पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगा, पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे घूमती है, यानी जो रोटेट करती है, ये वेस्ट टू ईस्ट करती है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ करती है। तो जो सैटेलाइट होते हैं वो पूर्वी डायरेक्शन में, अगर सैटेलाइट को हम पूर्व की डायरेक्शन में लॉन्च कर देंगे तो उसको एक मोमेंटम मिल जाएगा, गति मिल जाएगा। तो यही कारण है कि ज़्यादातर सैटेलाइट जो है वो क्या करते हैं, ईस्टर्न डायरेक्शन में लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन सारे सैटेलाइट ऐसे नहीं लॉन्च किए जाते, क्योंकि कई सारे सैटेलाइट ऐसे होते हैं जिनको पोल के अराउंड रोटेट करवाना होता है। तो जो पोलर सैटेलाइट होंगे वो थोड़ी ना ईस्ट डायरेक्शन में लॉन्च किए जाएंगे, वो तो नॉर्थ टू साउथ उनको रोटेट करना होगा ना, तो इसीलिए मोस्ट लिखा था यहाँ पे। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और आर ही ए का कारण है। सैटेलाइट्स ऑफ ऑर्बिट पोल्स आर लॉन्च इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। उसके बाद है दोस्तों, अगर कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह है वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है और उससे हम कोई भी बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ का उसी स्पीड से और उसी एक्सिस में चक्कर लगाने लगेगा, क्योंकि उसको एक वेलोसिटी मिली हुई है ना पहले से। तो if a ball thrown outside from a revolving artificial satellite around earth, then it will revolve around the earth in the same orbit with the same time period। उसके बाद है अर्थ का आउटर कोर दोस्तों किससे बना हुआ है, निकिल और फेरस से बना है। अर्थ का इनर कोर जो है मोस्टली आयरन से बना है। और एक क्वेश्चन जो बहुत आता है कि अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों अर्थ डे पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अप्रैल को आप हीलियन से याद रख सकते हैं, अप्रैल, तो हीलियन मतलब जब अर्थ सन के पास होती है, तो 22 ठीक है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पे रोकते हैं, अगले क्लास में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक स्प्रेड करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको लिए नए वीडियो, नए स्ट्रेटजी और लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।